हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसिक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ को डिस्कस किया था अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन। देखिए, अगर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है, लेकिन क्या कंडीशन थी? मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बॉयल्स लॉ बन जाती थी। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 होता था जब प्रेशर कांस्टेंट है दोनों तरफ और मास कांस्टेंट है। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 होता था कब? जब वॉल्यूम और मास कांस्टेंट होते थे। और V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 होता था जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। देखिए, बॉयल्स लॉ की बात करें, होता यह है कि कोई भी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसिक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तमाम लॉ को 100% फॉलो करने लग जाती है तो वो गैस आइडियल होती है। वैसे इसका बहुत डेप्थ में मीनिंग आएगा, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बॉयल्स लॉ में क्या था कि गैस की क्वांटिटी फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, तो उसके मोल फिक्स्ड होंगे। ठीक है, मोल फिक्स था और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें थी कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में मास कांस्टेंट था, यानी उसके मॉलिक्यूल कांस्टेंट थे, यानी उसका मोल कांस्टेंट था, और टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो हमने क्या देखा कि भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप देखिए ना, यहां पर N1 और N2 कट जाएंगे, T1 और T2 कट जाएगा, तो आप देखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ही तो आएगा। चार्ल्स लॉ में क्या था? मोल कांस्टेंट थे और प्रेशर कांस्टेंट था। अगर मैं मोल और प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा तो P1 और P2 कटेंगे आपस में, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। N1 और N2 कटेंगे, आपस में इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 और उसका भाई T2। गेलुसिक लॉ में क्या था कि भाई हमने मोल को कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, यानी V1 और V2 यहां से कट जाएंगे, N1 और N2 कटेगा, तो क्या बचेगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। एवोगाड्रो लॉ में हमने क्या किया था कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, यानी V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। लेकिन कब? जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो यार P1 और P2 उड़ गए, T1 और T2 आपस में उड़ गए, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। देखिए, अब इस तमाम कार्रवाई से एक बात समझ में आ गई कि गैस अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में है, सेट ऑफ कंडीशन का मतलब है उस गैस का कोई प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसकी कुछ क्वांटिटी है। आप उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, कर दीजिए जो मर्जी कीजिए, लेकिन ये जो रेशियो आप देख रहे हैं ना, PV अपॉन NT, दिस रेशियो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर गैस आइडियल है, यानी वो इन सभी लॉज को फॉलो कर रही है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और मोल टेम्परेचर का जो रेशियो आता है वो रेशियो कांस्टेंट आता है। दिस रेशियो इट इज कांस्टेंट, और इसी रेशियो को हम कहते हैं R। दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, उसकी भी बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। देखिए, PV इज इक्वल टू NT या PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ये R क्या बवाल है, R की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, क्या है। देखिए, इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि गैस चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, सबके लिए R की वैल्यू फिक्स है। यानी R की वैल्यू उस गैस के नेचर पर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, वो सभी गैसेस के लिए एक जैसी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। मींस R डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, नॉट नेचर ऑफ गैस। मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R does not depend upon the nature of gas। ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। सभी गैस, कोई भी गैस हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो या ट्राइऑक्साइड हो, सबके लिए R की वैल्यू एक जैसी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसमें। देखिए, अब हमने एक कहावत पढ़ी है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम।
अगर हम गैस का 1 मोल लें और एसटीपी कंडीशन पर लें तो वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो यहां से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं जरा एक बार। तो अगर हम आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या सीन बनता है। आर फिलहाल हमारा आ रहा है पीवी अपॉन एन इंटू टी, और कहावत मैंने क्या बोली, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 atm, ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री यानी 273 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, राइट। बस इसमें थोड़ा सा चेंज और आ जाता है कभी कभी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट दिस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, तो 1 मोल की वॉल्यूम 22.7 लीटर हो जाती है। ये भी एसटीपी माना जाता है या एनटीपी भी कह सकते हैं। एक एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन हो और 1 बार प्रेशर हो तो ये 24.8 लीटर भी होता है, राइट। चलिए, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, हमने किसी भी गैस का 1 मोल लिया, किस टेम्परेचर पर लिया, इस टेम्परेचर पर लिया, इस प्रेशर पर लिया, तो उसकी वॉल्यूम इतने लीटर आ रही है। इसे काट पीट दोगे तो 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल आ जाएगा, लीटर केल्विन पर मोल पर केजी। ये है आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीटर एटीएम। अब देखिए 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। तो मैं इसको 101.3 से इंटू करूंगा तो ये जूल में आ जाएगा, और आर की वैल्यू जूल में होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई अगर मैं इसे कैलोरी में कन्वर्ट करूं तो मैं 4.18 से इसे डिवाइड कर दूंगा तो आर की वैल्यू 1.99 अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू डिफरेंट तो आ रही है, बट जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तब डिफरेंट आ रही है। अब गैस कोई भी हो, हीलियम हो, आर्गन हो या क्रिप्टन हो, आर की वैल्यू तो यही रहेंगी। डिपेंड करता है किस सिस्टम ऑफ यूनिट में आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, रिपोर्ट है। तो आर हमारा एक गैस कांस्टेंट होता है जो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट में आप उसको किस यूनिट में रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई, ठीक, कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मींस कोई भी गैस जो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, प्रेशर लो, एविगेटर लो को सभी कंडीशन में फॉलो करती है उसे हम प्यार से आइडियल गैस कहते हैं। सो देखिए, अगर मैं यहां से गैस की डेंसिटी की बात करता हूं, सपोज कीजिए ये कोई गैस है एंड इट इज एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस है तो वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो फॉलो करेगी। तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द डेंसिटी ऑफ गैस। किसी गैस की हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आर इंटू टी, ये भी ओके रिपोर्ट है। P इंटू एम गिवन मास वॉल्यूम R इंटू टी, व्हाट इज दिस? ऑब्वियस है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो Pm इज इक्वल टू DRT, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Pm अपॉन R इंटू टी। तो आप देख सकते हैं किसी भी गैस की डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे क्लोज आएंगे, पैकिंग थोड़ा क्लोज होती चली जाएगी तो डेंसिटी तो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो यानी कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करें डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छी बात है। सॉरी, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर गलत हो गया था।
कि प्रेशर बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज करती चली जाती है, तो डेंसिटी इज पीएम अपॉन आरटी। तो अब तक हमें ये समझ में आ गया कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, एविगेड्रो लॉ, ये तमाम लॉ आइडियल गैस को फॉलो करती हैं, जितनी भी ये लॉ होती हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन है P इक्वल टू nRT, और R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? बिकॉज इसकी वैल्यू सभी गैसेस के लिए जैसी होती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। हाँ, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली डिफरेंट इसलिए आती है क्योंकि ये सिस्टम ऑफ यूनिट में, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ये लीटर एटीएम पर केल्विन, ये जूल के बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर। तो मैंने इसको जूल में भी कन्वर्ट कर लिया, इसमें भी। तो इस तरह से आप आर की वैल्यू कर सकते हैं। अब हम इस पर जरा कुछ न्यूमेरिकल्स की फाइल निपटाते हैं, क्योंकि थ्योरी तो इनकम्प्लीट है जब तक उसमें न्यूमेरिकल का छोंक ना लगाया जाए। तो न्यूमेरिकल करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 11 ग्राम CO2 इन ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमें तीन चीजें दी हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और क्वांटिटी। देखिए गैस के लिए हमें चार में से तीन क्वांटिटी दी हो तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर, ये तो फिक्स होता है, आर तो कांस्टेंट है। तो चार वेरिएबल है हमारे पास, प्रेशर है, वॉल्यूम, मोल यानी क्वांटिटी, मास भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकते हैं, और टेम्परेचर। चार में से अगर तीन दिए हैं तो चौथा तो निकल ही जाना है। आइडियल गैस अप्लाई कीजिए। याद रखिए जिसके मोल होंगे उसी का प्रेशर होगा, जिसके मोल उसी का प्रेशर होगा, क्योंकि एक कंटेनर में तो बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं। एक कंटेनर में गैसेस बहुत सारी हो सकती हैं, उन सभी गैसेस का टेम्परेचर भी सेम होगा और वॉल्यूम भी सेम होगी, लेकिन प्रेशर सबका अलग अलग होगा, क्योंकि प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन कितने ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली जिसके ज्यादा पार्टिकल होंगे उसकी फोर्स भी ज्यादा लगेगी, तो जिसके मोल उसी का प्रेशर निकलेगा यहां से। खैर, तो प्रेशर तो हमें निकालना है। वॉल्यूम कितने लीटर है? 10 लीटर। ओके, रिपोर्ट है। एन होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए वॉल्यूम को लीटर में रखिए, ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को लीटर में रखिए, टेम्परेचर को केल्विन में रखिए, प्रेशर को एटीएम में रखिए, और आर 0.082, टेम्परेचर है 27 यानी कि इतने केल्विन। तो यहां से जो अपन प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर 0.082 300 अपॉन 40, ये हमारा प्रेशर एटीएम में आ जाएगा। एटीएम में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यूनिट की, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 ml ऑफ O2, एक गैस है जिसकी वॉल्यूम है 35 ml, 7 डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। देखिए किसी भी गैस की जो भी वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। अब हमें वॉल्यूम दी गई है इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, हमें क्या बताना है? हमें वॉल्यूम बतानी है एनटीपी, एनटीपी मतलब एसटीपी पे बतानी है, राइट। तो देखिए P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 और उसका भाई N2 T2। देखिए यहाँ पे हमने गैस को एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में ट्रांसफर किया है, हमें उसकी वॉल्यूम इस टेम्परेचर प्रेशर पर दी हुई है, हमें उसी गैस की वॉल्यूम एनटीपी पे बतानी है, एनटीपी या एसटीपी बतानी है। तो मोल हम यहाँ पर सेम लेके चलेंगे, क्वांटिटी को हम सेम लेंगे, N1 और N2 इक्वल होंगे तो कट जाएंगे। P1 यह है गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन पे प्रेशर 750 mmHg, वॉल्यूम 35, टेम्परेचर 7 डिग्री यानी कि 280 हो जाएगा, 273 + 7। P2 STP पर प्रेशर कितना होता है या NTP पर प्रेशर कितना होता है? 1 atm का मतलब 760, क्योंकि यहाँ पर mmHg में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी mmHg में लेंगे। वॉल्यूम हमें निकालनी है, टेम्परेचर STP पे होता है 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। तो वॉल्यूम हमारी 750, 35, 273 अपॉन 280 इंटू 760, आंसर आएगा ml में, आंसर हमारा मिलीलीटर में आ जाएगा। प्योरली मैथ्स है, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का बिल्कुल भी। कुछ और बेहतर क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके। सो प्रॉब्लम है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज दिस एट एसटीपी यानी 273 केल्विन और 1 atm पर डेंसिटी इतनी है, हमें डेंसिटी बतानी है इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर। नो प्रॉब्लम। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, PM अपॉन R इंटू T। लेट इट बी डेंसिटी D1।
तो डेंसिटी जो अलग कंडीशन पर निकलेगी, लेट इट बी Pm/RT। अब ऑब्वियस है कि देखो मास और R तो चेंज होने वाला नहीं है, P1 और T1 ही चेंज हो सकते हैं, तो P2 और T2 ले लेते हैं। तो D1/D2 क्या आ जाएगा, P1/P2, तो T2/T1, क्योंकि M और R एक दूसरे से कट गए हैं, उड़ गए हैं, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं सकता और R एक गैस कांस्टेंट है। तो डेंसिटी D1 दैट इज 1.43 ये हमें दी हुई है। डेंसिटी D2 जो एसटीपी पे, सॉरी ये एसटीपी पे हमें दी हुई है, हमें इस गिवन कंडीशन पर कैलकुलेट करनी है। P1 है 1 atm, 1 atm होता है 760 टोर, हमें P2 दैट इज 800 टोर पे कैलकुलेट करना है। T2 दिस इज T2 दैट इज 273 यानी 290, और T1 यानी कि 273। तो यहां से आप D2 कैलकुलेट कर पाएंगे। प्योरली मैथमेटिकल पार्ट है, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, आप लोग करते जाइएगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओपन फ्लास्क आपके पास है और उस ओपन फ्लास्क में कुछ एयर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप उसको हीट करते हैं ताकि 1/3 एयर एस्केप कर जाए। इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं की गई है, वॉल्यूम की कोई बात नहीं की गई है। तो P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 और N2 एंड T2। तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों को ठीक ले लेते हैं कांस्टेंट, तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर और क्वांटिटी को डील कर रहा है कि भाई ओपन वेसल है 27 डिग्री सेल्सियस पे। 27 डिग्री सेल्सियस पे इसमें इनिशियली कितने मोल होंगे, लेट इट बी N1 या N मोल होंगे इनिशियली, है ना। इनिशियल मोल हमने N ले लिए, किस टेम्परेचर पर है वो 27 डिग्री यानी 300 केल्विन पर। अब 1/3 मोल चले गए तो 2/3 बच गए होंगे ना, तो ये है 2/3 मोल किस टेम्परेचर पे, यही तो फाइंड आउट करना है। N से गया N उड़, तो ये आ गया 150, ये आ गया 450 केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर पर 1/3 मोल एस्केप आउट हो चुके हैं, ओनली 2/3 मोल्स आर रिमेनिंग एट दिस टेम्परेचर। हीट करते जाएंगे तो गैस निकलती जाएगी ना, इस टाइप से। तो कुछ और बेहतर क्वेश्चन करते हैं। सो न्यूमेरिकल है, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ दिस। देखिए कंटेनर में दो गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जो डेंसिटी है वो इतनी है। तो बताइए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है, यानी कितने परसेंट CO है, कितने परसेंट CO2 है। तो देखिए डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी हम जानते हैं Pm/R × T, राइट। डेंसिटी दी गई है 1.5 ग्राम पर लीटर, या फिर अगर मैं सीधा PV = nRT अप्लाई कर दूं, PV = नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास R × R कहां जा रहा है बेटा, R × T हो सकता है। तो अब देखिए यहां से भी वही कहानी आ जाएगी ना, प्रेशर M/V, कैपिटल M R × T, यही तो है डेंसिटी। तो डेंसिटी आ जाएगी Pm/RT। चलिए अब आगे बात करते हैं। डेंसिटी हमें दी गई है 1.5 ग्राम पर लीटर, प्रेशर कितना है 730 mmHg। इसको मैं ATM में लाता हूं तो 760 से डिवाइड कर दूंगा, ये ATM में आ गया, ये आ गया मोलर मास। R की वैल्यू 0.082 लीटर ATM, 0.082 लीटर ATM, और टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 273 ऐड कीजिए, 303 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू Pm/R × T, तो ये आ जाएगा 303। तो यहां से कहीं ना कहीं हम मोलर मास तो कैलकुलेट कर ही पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहां से मोलर मास हमारा आ जाएगा गैस का, और ये एवरेज मोलर मास होगा, क्योंकि हमें इसका तो मोलर मास पता है ये 28 और 44 होता है, बट ये दोनों का मिलाकर है, एवरेज मास निकाल रहे हैं, ये एवरेज मोलर मास है। तो एवरेज मोलर मास 1.5, डेंसिटी 760.082 303 अपॉन 730, ये हमारा एक एवरेज मोलर मास आ गया। चलिए कुछ वैल्यू आएगी, ऑब्वियस है 28 और 44 है तो इनके बीच में आएगी, 35 आए, 37 आए, 38, कुछ ना कुछ आएगी, चलो जो भी आएगी आ जाएगी। अब इस मिक्सचर में
मान लेते हैं इसके मोल परसेंट है ए, मोल परसेंट ए, तो ये ऑब्वियस है 100 माइनस ए होगा। परसेंटेज तो आउट ऑफ 100 ही होती है, अगर ये 20% है तो शुड बी 80%, ये 30 है तो 70 होगा। मोल परसेंट की 100 मोल अगर मिक्सचर के तो उसमें ए मोल इसके और 100 माइनस ए मोल इसके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज मास हमारा ये है, मोलर मास एवरेज, वो क्या होगा भाई, इसका एक मोल का मास होता है 28, तो ए मोल का मास इतना, इसके एक मोल का मास 44, तो 100 माइनस ए का मास कितना, और एवरेज करेंगे तो नीचे 100 ही लगाएंगे, और एवरेज मोलर मास ये दिया हुआ है, तो 1.5 760 0.082303 अपॉन 730, आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा तो 28A प्लस 4400 माइनस 44A अपॉन 100। तो इस तरीके से आप A कैलकुलेट कर लेंगे, A की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 100 में से माइनस कर देंगे, वो CO2 की भी आ जाएगी, यानी मोल परसेंटेज निकल जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखिए, मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, इस मिक्सचर की डेंसिटी इस टेम्परेचर प्रेशर पर दी है। देखिए, डेंसिटी ऑफ ए गैस ऑलवेज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है P अपॉन RT। तो अब यहां से मुझे डेंसिटी दी हुई थी, तो मैंने पूरे मिक्सचर का मास निकाला, मैंने पूरे मिक्सचर का मोलर मास निकाला, मेरे मिक्सचर का मोलर मास इतना आ रहा है। अब मोलर मास मिक्सचर है तो मिक्सचर इन दो कंपोनेंट का ही तो है, इसके मोल अगर A है तो इसके 100 माइनस A होंगे, तो इसके एक मोल का मास 28, तो A मोल का इतना, इसके एक मोल का 44, तो 100 माइनस A का इतना, एवरेज करेंगे तो एवरेज मोलर मास इतना है। तो यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, और A ही हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 100 माइनस A। ये आप मेरे ख्याल से मैथमेटिकल पार्ट है, बहुत इजीली आप लोग अपने आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा और इसको धुएं में उड़ा दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, 2 मोल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, दो फ्लास्क इक्वल कनेक्टेड बाय ए नैरो ट्यूब, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है नैरो ट्यूब से, और 0.7 मोल H2 है 0.5 atm प्रेशर पर। One of the flask is then immersed in a bath kept at 127 डिग्री while the other at 27, यानी कि एक फ्लास्क को 27 पे रखा और एक को 127 डिग्री पर मेंटेन कर दिया, एक को गर्म कर दिया बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में जब 0.7 मोल थे 27 डिग्री पर, और अब हमने एक को 127 और एक को 27 पे रखा। मान लो ये फ्लास्क 1 को है 27 पर और फ्लास्क 2 है 127 पर। तो स्टार्टिंग में तो दोनों में बराबर बराबर मोल होंगे ना, 0.35 क्योंकि दोनों की वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो मोल होंगे वो कंटेनर सेकंड से फर्स्ट की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे। गैस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। तो यहां पर अब 0.35 माइनस n हो गया, तो यहां 0.35 n होगा, और ये मोल इधर भागते जाएंगे तो इधर प्रेशर कम होता जाएगा, इधर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कम था, लेकिन मोल जब आएंगे तो इधर भी प्रेशर जब बराबर होगा तो मूवमेंट रुक जाएगी। इसका मतलब साफ है कि फ्लास्क 1 में अब नया प्रेशर इतना है, वॉल्यूम तो इतनी थी, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.35 प्लस n r इंटू में t, 27 डिग्री मतलब 300। सेकंड फ्लास्क में प्रेशर तो दोनों तरफ सेम ही हो जा रहा है ना, वॉल्यूम तो वैसे ही सेम दी है, 0.35 माइनस एन आर इंटू में टी। चलिए भाई, जो अब तक करते आए हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनको जरा इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। 0.5 एन आर टी 0.35 माइनस एन आर टी, उड़ा दो, आर से आर उड़ गया, 300 से 400 उड़ गया, मतलब 0 से 0 उड़ गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.05 1.05 एन 3n 1.40 माइनस 4n, इधर उधर कर देते हैं, और नो 7n इज इक्वल टू 0.35, तो n इज इक्वल टू 0.05। तो आप देख सकते हैं कि इतने मोल ट्रांसफर हो गए, तो यहां पर रह गए होंगे डेफिनेटली 0.30 मोल और यहां पर 0.04 मोल, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 0.7 ही रहेंगे, ठीक है। चलिए कहानी चली कि जब आपने एक फ्लास्क को तो भाई बहुत ज्यादा हीट कर दिया और दूसरे को कुछ भी नहीं किया, तो मोल एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट हो गए, तब तक जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो हमें बताना है भाई नया प्रेशर कितना और वॉल्यूम कितनी है, तो नो प्रॉब्लम,
बता देंगे। देखिए इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशंस क्या है, इनिशियल कंडीशन में अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर कुछ होगा, कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं मैं इनिशियली वॉल्यूम, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम इधर V और इधर V, तो ये तो 2V हो जाएगी RT। देखो प्रेशर है 0.5, इनिशियल प्रेशर 0.5 दिया हुआ है, वॉल्यूम 2V दी हुई है, N 0.7, R 0.082, टेम्परेचर इनिशियली 300 था। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगी 0.7, 0.082, 300 और 5 to Z, तो 1 ही आ गया। तो वॉल्यूम अपनी लीटर में आ गई है, ये वॉल्यूम अपनी लीटर में आ रही है। इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, चलो यहाँ पे आया 1000, यहाँ पे आया 10, तो ये बढ़ गया इससे डिचिक, है ना। तो ये रह गया 82 और ये हो गया 21 अपॉन में 100। चलो कर ही लेते हैं इसको। तो ये आ गया 17.22 लीटर, V निकल गया 17.22 लीटर, ये हमारी वॉल्यूम आ गई। अब हमें नया प्रेशर निकालना है, तो निकाल दो ना भाई, किसी भी वैल्यू पुट कर दो भाई, P न्यू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 0.40, R इंटू में T, है ना। तो प्रेशर न्यू कितना आ जाएगा 0.4 R इंटू में T अपॉन में वॉल्यूम है 17.22 लीटर। इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे बड़े प्यार से, नया प्रेशर सिस्टम में कितना था। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। थ्योरेटिकली ये क्या थी, न्यूमेरिकली ग्राफ जो भी इन्वॉल्व हुए, डेंसिटी ऑफ द गैस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हम डिस्कस किए। होप you like the video, like the lecture. Thank you very much.